आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मटेरियल्स हमारे आसपास जो हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक मेटल एक नॉन मेटल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद कवर करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर हम देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड सम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाना है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स देखे होंगे, जैसे लोहा, आयरन देखते हैं हम, सल्फर देखते हैं, कॉपर देखते हैं, कोल देखते हैं, कोयला। ये जो मटेरियल्स हैं हमारे आसपास, ये जो मटेरियल्स मौजूद होते हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल और नॉन मेटल के नाम देख लीजिए। आयरन हमारा मेटल है, कॉपर एक इम्पॉर्टेंट मेटल का नाम है, एल्युमिनियम एक मेटल है। नॉन मेटल में सल्फर आता है आपका, कोल आता है और ऑक्सीजन आता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रेज होगा एक बच्चे के माइंड में वो ये है कि ऐसा क्या है जिसके बेसिस पे इनको मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिवाइड कर दिया गया है। आयरन क्यों मेटल है, आयरन नॉन मेटल क्यों नहीं है? ऐसा क्या है आयरन में कि उसको मेटल में रखा गया? ऐसा क्या है सल्फर में कि उसको नॉन मेटल बनाया गया? तो इसका जो आंसर है आपको इस चैप्टर में मिल जाने वाला है। चैप्टर को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, वो है मैलिएबिलिटी। अब ये मैलिएबिलिटी क्या होती है? अगर आप लोहा लो, आयरन लो, उसको गर्म करो और उस पर हथौड़े बरसाना स्टार्ट कर दो। आपकी बात नहीं कर रही मैं, अगर लोहार को आपने किसी ने देखा हो, लोहार को ब्लैक स्मिथ जो होता है वो क्या कहता है, आयरन को गर्म करता है और उस पर हथौड़े बरसाना स्टार्ट करता है। हथौड़े बरसाने से क्या होगा? आयरन टूट जाएगा क्या? आयरन टूटता नहीं है, आयरन शीट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, पतला पतला शीट बनने लगता है आयरन का। वहीं दूसरा एग्जाम्पल लो, अगर आप एक कोयले का टुकड़ा लो, बड़ा सा कोयले का टुकड़ा हो और उस पर हथौड़े बरसाना स्टार्ट करो तो क्या होगा? वो कोयला टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा। फ़र्क देखना, आयरन हमने लिया था, आयरन एक मेटल है, आयरन पे जब हथौड़े बरसाएं तो वो शीट के फॉर्म में चेंज हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो कोल है हमारा नॉन मेटल, जब उस पर हथौड़े बरसाने स्टार्ट किए तो वो टुकड़े में टूट जा रहा है। समझ में आई बात? बात समझने से पहले एक वीडियो देख लो, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। क्या दिखा आपको वीडियो में? जब आयरन पे हथौड़े बरसाए जा रहे हैं तो वो टूट नहीं रहा है, बल्कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है। बस यही प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी की। क्या होती है मैलिएबिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? जो हमारे मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, जब उनको पीटा जाएगा तो वो क्या होंगे? शीट्स के फॉर्म में चेंज होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं, और जब उनको पीटा जाएगा, जब उनको बीट किया जाएगा तो वो टूट जाएंगे। क्लियर है? मेटल्स आर मैलिएबल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। सेकेंड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी किस चीज़ का नाम है? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जिसके थ्रू हम इसे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझिएगा, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू किसी भी मटेरियल का तार बनाया जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है। जनरली आपने क्या देखा होगा कि हमारे आसपास जो वायर्स यूज़ हो रहे होते, तार यूज़ हो रहे होते, या फिर आयरन के बने हुए होते हैं। आयरन का वायर बाउंड्री करने के लिए यूज़ होता है, घरों के बाहर बॉर्डर्स पे यूज़ होता है, या फिर आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए वायर यूज़ होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं। नोटिस क्या करना है आपको, आपने देखा जो वायर बने हुए हैं वो जनरली मेटल्स के बने हुए हैं, या फिर आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। ठीक है, यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकालना है? मेटल्स जो होते हैं आपके वो डक्टाइल होते हैं, उनको वायर के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, उनका वायर बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ क्या आपने कभी सुना है कि कोयले का तार, कोल का वायर लगा हुआ आपके घरों में, सल्फ़र का वायर बना हुआ है? कभी सुनी है ऐसी बात? नहीं ना, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनको वायर में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता, उनका वायर बन ही नहीं सकता। वो होते हैं नॉन डक्टाइल।
बात समझिएगा, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। आगे देखेंगे हम, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है? वायर्स के थ्रू। और वो वायर्स किसके बने होते हैं? मेटल्स के। जनरली जो घरों के वायर्स बने हुए होते हैं वो मेटल से बने हुए होते हैं। क्यों ऐसा होता है? मेटल के वायर्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मेटल्स हमारे हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स से अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो मेटल्स में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छा नहीं होता। समझ में आई बात? तीसरा प्रॉपर्टी आपने क्या देखा? मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, विच मेटल इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एमसीक्यू में बहुत आता है ये क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिसिटी किस मेटल के थ्रू सबसे ज़्यादा अच्छे से पास होती है। वो मेटल है सिल्वर। सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ऑप्शन में आपको सिल्वर नहीं दे रखा है, सिल्वर को माइनस करके कोई और मेटल दे रखा है जैसे गोल्ड, तो सिल्वर के बाद जो होता है फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा, वो गोल्ड में होता है। अगर सिल्वर बाय चांस ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आप गोल्ड को प्रिफ़र कर सकते हो। बात समझ में आई? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एएमयू ने ऐसा कर दिया था एक दफ़ा, उन्होंने ऑप्शन में सिल्वर नहीं दे रखा था और गोल्ड से बच्चे कंफ्यूज हो गए। गोल्ड से भी बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ये माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ें। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनरस। इसको समझने से पहले, इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले ये वीडियो सुनो, साउंड सुनना। आयरन को पीटने पे आवाज़ आ रही है यहाँ पे, राइट? जब आयरन को बीट किया जा रहा है हैमर से, वहाँ पे एक आवाज़ आ रही है, आपको टन टन टाइप की सुनाई दे रही है। आपने ऐसे डेली बहुत सारी जगहों से आवाज़ें सुनी होंगी कि जब मेटल्स को पीटा जाता है उनसे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। और जिन मटेरियल से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं सोनरस मटेरियल। सोनरस मटेरियल, ठीक है। जो हमारे मेटल्स होते हैं बच्चा, वो होते हैं सोनरस। जब उनको बीट किया जाएगा तो उनसे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। वहीं जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो नॉन सोनरस होते हैं। जब आप उनको पीटोगे तो उनसे कोई भी ऐसा रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस होने वाला है। पीट के देख लो, कोयला ले लो, उस पर हैमर बरसा के देखो, क्या कोई ऐसे टन टाइप की आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो नॉन सोनरस होते हैं। समझ में आई बात? यहाँ से क्या ध्यान रखना है आपको? मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, उनको बीट करने पे उनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। वहीं नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन सोनरस होते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या प्रॉपर्टी होती है? चमक, शाइन जो होता है किसी भी मटेरियल का, वही लस्टर कहलाता है। तो जिन मटेरियल्स में चमक होती है, शाइन होता है, उसको कहेंगे हम लस्ट्रस। और जिन मटेरियल्स में शाइन नहीं होती है उसको नॉन लस्ट्रस कहेंगे। वीडियो में देखिएगा, ये आयरन जो है सामने, जिसका भी ये टैब बना हुआ है, जिस भी मेटल का, काफ़ी अच्छे से शाइन कर रहा होता है जब न्यू हो। रस्ट वगैरह के कंडीशन को हम एक्सेप्शन में रखते हैं। जब कोई भी मेटल न्यू होता है उसमें देखोगे आप बहुत अच्छे तरीके से शाइन आ रहा होता है, लस्टर आ रहा होता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें उस तरीके का लस्टर नहीं पाया जाता है। तो मेटल्स को कंक्लूड किया जाता है कि मेटल्स हमारे लस्ट्रस होते हैं, उनमें शाइन होता है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे फिर हम देखेंगे इन सारे जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसका एक कंक्लूज़न। हमने क्या देखा कि मेटल्स जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल हैं जो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइन होता है उनमें। फिर हमने देखा मेटल्स मैलिएबल होते हैं, उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मींस उनको वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर हमने देखा था मेटल्स सोनरस होते हैं, उनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। समझ में आई बात? मेटल्स वो मटेरियल है जो हार्ड है, लस्ट्रस है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, सोनरस है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल्स के एग्जाम्पल हैं आपके आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान में रखिएगा।
फिर आपके नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, उनमें शाइन नहीं होती है, उनका अपीयरेंस कैसा होता है? डल डल सा होता है। नॉन मैलिएबल होते हैं, इनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नॉन डक्टाइल होते हैं ये, इनका वायर नहीं बनता है। नॉन सनरस होते हैं, इनसे कोई रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस होता, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। समझ में आई नॉन मेटल की कहानी? एग्जाम्पल देख लें नॉन मेटल का। कुछ सल्फ़र है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, ये सारे नॉन मेटल्स के नाम हैं। अब कुछ एक्सेप्शन, एज़ यूजुअल जो केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस होते हैं वो देख लें। क्या है? अभी हमने देखा था मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है दो मेटल का। क्या? एक सोडियम है, एक पोटेशियम। ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप इनको चाकू लेके, नाइफ लेके कट करो तो ये कट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। तो एक्सेप्शन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको नाइफ से काटा जा सके। वो हैं सोडियम और पोटेशियम। इसके बाद एक और एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी भी एक ऐसा मेटल है, वन एंड ओनली मेटल है, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड का फॉर्म में होता है। जनरली मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड के फॉर्म में, लेकिन मरकरी जो है मेटल, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड का फॉर्म होता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर बनता है, विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? दैट मेटल इज़ मरकरी। आई होप इतना क्लियर होगा आपका। अब हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, कि जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो रिजल्ट्स क्या होते हैं, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। पहले देखते हैं मेटल का केस। एग्जाम्पल देखिएगा, आयरन Fe, ऑक्सीजन और वाटर। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर में जब रिएक्शन होता है तो बनता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये होता है आयरन ऑक्साइड। जो जंग लगती है, रस्ट लगता है आपके लोहे के आइटम पे, वही होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर मिला के बना रहे हैं आयरन ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मेटल है, जब इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों जो रिएक्शन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों रिएक्शन में रिजल्ट क्या आ रहा है? आयरन ऑक्साइड, एक में आ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कंक्लूजन क्या निकालना है? जब भी मेटल का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ तो रिजल्ट में बनते हैं मेटल ऑक्साइड। फिर से बात सुनिएगा, जब भी किसी मेटल का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ तो रिजल्ट आएगा मेटल ऑक्साइड का। जिस तरीके से आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं? मेटल ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या टॉपिक है हमारा? एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा यहाँ पे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर। कॉपर जो मेटल है, अगर आप इसको काफ़ी टाइम तक ऐसे ही खुले में छोड़ दे, जहाँ पे इसको हवा मिलती रहे, पानी मिलता रहे, तो कुछ समय बाद क्या होगा? इस पर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी, इस पर एक ग्रीन कलर का लेयर जम जाएगा। वो ग्रीन लेयर होता क्या है एक्चुअली? ग्रीन लेयर होता है मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। जब हम अपने कॉपर को खुले में छोड़ देते हैं, ऐसे रख दिया आपने, वहाँ पे बारिश का पानी या फिर एटमॉस्फेयर में मौजूद वेपर्स जो हैं, वाटर वेपर्स, वो उससे रिएक्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिएक्ट करते रहते हैं और मिल के क्या बना लेते हैं? ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। यही कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड हमें ग्रीन कलर की कोटिंग में दिखता है। समझ में आई बात? क्वेश्चन बनता है ग्रीन कोटिंग एक्चुअली होती क्या है? वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। इतना क्लियर है? आगे अब हम जहाँ पे थे अपने टॉपिक पे, क्या था? हमने देखा कि जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है तो हमको रिजल्ट में क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये जनरली क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। इसको समझिएगा इस तरीके से, हमारे पास एक लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसका यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज़ में ये चेक करने के लिए कि जो सामने मटेरियल रखा हुआ है वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, मतलब वो एसिड है या बेस है।
अगर आपके लिटमस का कलर ब्लू है और उस मटेरियल पे टच करने के बाद वो रेड कलर में बदल जाता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके लिटमस का कलर ब्लू है और आपने जब उसको मटेरियल पे टच कराया तो उसका कलर रेड में बदल गया, तो वो कहलाया जाएगा, वो मटेरियल कहलाया जाएगा एसिडिक मटेरियल। और अगर आपके लिटमस का कलर रेड है, मटेरियल पे टच करने के बाद वो ब्लू में कन्वर्ट होता है, तो वो सब्सटेंस बेसिक होगा। समझ में आई बात? जब ब्लू लिटमस का कलर रेड में कन्वर्ट होता है तो इससे कंक्लूज़न निकलता है कि सामने वाला सब्सटेंस जिसको हमने चेक किया वो एसिड है, और अगर रेड से ब्लू कन्वर्ट हुआ तो हम कहते हैं वो जो सब्सटेंस है वो बेस है। अब हमने क्या देखना है, जो हमने अभी ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड बनवाई, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब इसको आप चेक करोगे ना, पानी में डाल के ये ऑक्साइड को चेक करोगे कि ये एक्चुअली में एसिड हैं या बेस हैं, तो आपको पता चलेगा कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रही हैं। क्लियर है ये पॉइंट? फिर से एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। जब मेटल का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनेंगे हमेशा, या फिर आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिस भी मेटल का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्साइड बन जाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएगा। और जब आप उस मेटेलिक ऑक्साइड को चेक करोगे विद लिटमस, तो वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एग्जाम्पल देख लो। ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है ना आपका, ये क्या है, एक मेटेलिक ऑक्साइड है और ये बेसिक इन नेचर है, ये एक बेस का नाम है। एक और चीज़ माइंड में क्लियर रखना, जो बेस होते हैं उनके लास्ट में अक्सर हाइड्रो ऑक्साइड लगता है, उनके लास्ट में अक्सर OH लगता है, हाइड्रो ऑक्साइड लगता है। तो बेस को पहचानने का ये एक आसान तरीका है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, बेस है। आगे देखना, अब हम देखेंगे नॉन मेटल का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। नॉन मेटल आपका एक दिया हुआ है सल्फ़र। सल्फ़र का जब आप रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन के साथ तो आपको मिलेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। अब इस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का हम क्या करेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को तो लिटमस से चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो गैस है, आपको उसको लिक्विड में बदलना पड़ेगा। तो हम सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को पानी में मिक्स करते हैं और हमें मिलता है सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। अब जब आप इस सल्फ्यूरस एसिड को चेक करोगे ना, लिटमस में डाल के, लिटमस से जब इसको चेक करोगे तो ये क्या करेगा, ये ब्लू कलर के लिटमस को बदल देगा रेड में। इससे क्या कंक्लूज़न निकलता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और जब इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम चेक करेंगे विद लिटमस तो वो ब्लू कलर के लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे ये पता चलता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। क्लियर है दोनों पॉइंट्स? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक्स इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। लिटमस का कलर याद रखना, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड वो रेड को ब्लू बदलते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ब्लू से रेड बदलते हैं। आगे बढ़िएगा। अब एक एग्जाम्पल दिया आपको सल्फ्यूरिक एसिड का। ये क्या है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला है H2SO4, फॉर्मूला ध्यान रखना H2SO4। इससे पहले सल्फ्यूरस एसिड देखा था हमने, ये सल्फ्यूरस एसिड, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसका फॉर्मूला है H2SO3। फॉर्मूले क्यों बता रहे हैं हम, फॉर्मूले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेता है फॉर्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर H2SO4 के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपके एंट्रेंस में। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद वाटर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा लिया हमने, अब हम कराएंगे रिएक्शन वाटर के साथ। तो कुछ मेटल्स, पहले मेटल्स का करा के देख लेते हैं। जो कुछ मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर दे, मतलब अगर उनके पास आप पानी लेके जाओगे ना, हल्का सा टच हुआ तो भयंकर आग लग जाएगी, बहुत ज़्यादा
तेज़ी से रिएक्शन कर लेते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पानी के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, सोडियम एक ऐसा मेटल है जो पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा आग लगने की चांसेस होते हैं। तो ये सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे मेटल है, वहीं दूसरे साइड में दूसरा मेटल है जिसका नाम है आयरन। आयरन भी तो भाई एक मेटल है, लेकिन इसको पानी के पास लेके जाओगे तो वो आग नहीं पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है और कुछ टाइम बाद उस पर जंग लगने स्टार्ट होती है। बात क्या क्लियर रखनी है, मेटल्स जो होते हैं वो दो तरीके से रिएक्शन करते हैं। कुछ मेटल पानी के साथ बहुत तेज़ रिएक्शन कर लेते हैं जैसे कि सोडियम, और कुछ मेटल्स पानी के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं जैसे कि आयरन। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर नॉन मेटल का क्या केस है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, उनका रिएक्शन जनरली होता ही नहीं है पानी के साथ, मतलब ये इनएक्टिव हैं पानी के साथ रिएक्शन में। इसको आप अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है। फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल। ये हवा के साथ बहुत ज़ोर से रिएक्शन करता है, हवा के साथ बहुत तेज़ से रिएक्शन करता है, इसलिए इसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। समझना बात, रिएक्शन बचाने के लिए इसको पानी में रख रहे हैं। क्लियर है? यहाँ से समझ सकते हो पानी में स्टोर करके रखा जा रहा है, इसका मतलब फॉस्फोरस और पानी का कोई रिएक्शन ही नहीं होने वाला है। हमने अभी पढ़ा नॉन मेटल और वाटर जो होते हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है पॉइंट? मेटल्स कभी कभी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, कभी कभी स्लो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जाएं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड। वाटर के साथ रिएक्शन करवा लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा लिया, अब रिएक्शन कराना है एसिड के साथ। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। भाई ये नॉन मेटल तो बड़े आलसी लोग हैं, देखो ना, पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अब एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आलसी हैं तो छोड़ देते हैं, मेटल्स को देखते हैं। मेटल्स क्या कर रहे हैं, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं और रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी है, जब आप हाइड्रोजन गैस को जलाओगे या उसको बर्न करोगे ना, तो उसके से एक पॉप का साउंड आएगा, पॉप ऐसे टाइप का साउंड आएगा, पॉप। तो इससे कंक्लूज़न निकलता है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, और मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से बर्न होता है। माइंड में रखना ये बात कि कौन सी गैस है जिसको बर्न करने पे पॉप साउंड निकलता है, वो हाइड्रोजन गैस है बच्चों, जिसको आप बर्न करोगे उससे पॉप साउंड निकलेगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलें। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस के साथ क्या रिएक्शन होता है। मेटल्स जो होते हैं, हमारे मेटल भैया जो हैं, ये बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं और यहाँ भी प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। जिस तरीके से एसिड के साथ मेटल भैया ने रिएक्शन किया और प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन गैस, उसी तरीके से बेस भैया के साथ भी कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस, दोनों सेम है। और नॉन मेटल भैया जो है ना हमारे, यहाँ पे भी कांड करके बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी इनको रिएक्शन नहीं करना। ये बेसिस के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, और करते हैं तो उनके रिएक्शन इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हमें क्लास 8 की बुक में दिए ही नहीं गए हैं। हमारी बुक में सिंपल सा लिख दिया गया है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि हम क्लास 8 में नहीं पढ़ाएंगे बच्चों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे माइंड फ्री रखना, आपको क्लास 8 में बेसिस के रिएक्शन नहीं पढ़ने। समझ में आई बात? मेटल्स क्या होंगे, बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। नॉन मेटल बेस के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ही नहीं, क्या कह रही मैम, हमारी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। क्या क्या हमने पढ़ लिया? मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, विद वाटर, विद एसिड एंड विद बेसिस। फिर से एक बार समरी बताने दो मुझे। हमने सबसे पहले देखा कि जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो वहाँ पे हमें मिलता है मेटेलिक ऑक्साइड, और वो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। फिर हमने देखा जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि जनरली एसिडिक इन नेचर होता है। फिर हमने देखा रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, वहीं मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। कुछ मेटल बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर रहे हैं और कुछ मेटल स्लोली रिएक्शन कर रहे हैं। फिर हमने देखा रिएक्शन विद एसिड, नॉन मेटल कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है और जो मेटल है वो रिएक्शन कर रहा है और रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। फिर हमने देखा रिएक्शन विद बेसिस, जिसमें नॉन मेटल कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, मेटल रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। फिर अब हमें देखना है रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस राक्षस का नाम है? कोई राक्षस वाक्षस नहीं, ये नॉर्मल सा केमिस्ट्री का टर्म है, हम अच्छे से समझेंगे। इमेजिन करो एक युद्ध होने वाला है। युद्ध किसके किसके बीच में हो रहा है? कॉपर के और जिंक के। युद्ध किसके बीच में हो रहा है? कॉपर के और जिंक के। किसके लिए लड़ाई हो रही है? सल्फेट के लिए लड़ाई हो रही है। जो सल्फेट पे कब्जा कर लेगा वही बनेगा राजा। तो कॉपर और जिंक दोनों तैयार हैं युद्ध के लिए। अब क्या होता है? कॉपर सल्फेट में और जिंक में जब लड़ाई होती है तो थोड़े टाइम बाद जिंक क्या करता है? कॉपर को हटा के हरा कर सल्फेट पर कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट आया है जिंक सल्फेट, और बेचारा कॉपर हार के मुंह लटका के यहाँ साइड में पड़ा हुआ है। ध्यान से समझना बात। कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन कराया हमने, रिजल्ट में मिलता है जिंक सल्फेट और कॉपर। क्या हुआ यहाँ पे? एक्चुअल में हुआ है कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया है जिंक ने, क्योंकि जिंक ज़्यादा पावरफुल था, ज़्यादा रिएक्टिव था। कॉपर को हटा दिया है और जिंक सल्फेट बना लिया, कॉपर साइड में चला गया। ध्यान से देखना टर्म क्या हुआ है? जिंक ज़्यादा पावरफुल था, ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने लेस रिएक्टिव मेटल को हटा दिया है कॉपर को। बस यही होता है कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जहाँ पर मोस्ट पावरफुल मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। ऐसे ही रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है उसका मतलब ही है हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। समझ में आई बात? फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे आयरन सल्फेट और कॉपर का जब रिएक्शन होता है तो कोई चेंजेस नहीं आए, सेम टू सेम है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, कमज़ोर है आयरन से कॉपर, तो इसकी जगह नहीं ले सकता, उसको हटा नहीं पाया, रिएक्शन हुआ ही नहीं कुछ, सेम टू सेम है। बात समझ में आई ना? समझ में आई बात? क्या बात समझनी थी कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो पावरफुल मेटल्स जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं रिएक्शन में। वहीं दूसरी तरफ जो पावरफुल मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हैपेंस में लाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमें पता कैसे चलेगा भैया कौन सा पावरफुल मेटल है कौन सा वीक मेटल है? कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्टिव मेटल है कौन सा नॉन रिएक्टिव मेटल है? उसके लिए एक चार्ट बनाया गया है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। यहाँ पे आपको दे दिया गया है लिस्ट सारे मेटल्स की। जैसे पोटेशियम सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो ऊपर वाला है पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है। फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। याद नहीं रखना आपको, ये याद नहीं रखना, क्लास 8 की लेवल पे याद नहीं रखना, बस समझने के लिए। क्या देखा? पहला रिएक्शन हमने जो देखा था, पहला रिएक्शन क्या देखा था? कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में रिएक्शन हुआ था। यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जिंक जो है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को हटा दिया था। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा रिएक्शन हमने देखा था आयरन सल्फेट और कॉपर के बीच में, यहाँ पे हमने
देखा कि कोई चेंजेस ही नहीं आए, क्योंकि कॉपर जो है आयरन से वीक है। क्यों चेंजेस नहीं आए थे? क्योंकि आयरन जो है ना वो कॉपर से स्ट्रॉन्ग है, कॉपर में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आयरन को उसकी जगह से हटाए, तो इसलिए वहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुआ। समझ में आई बात? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक देखते हैं, कुछ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की तो अनलिमिटेड यूजेस है, वो हम रोज़ देखते हैं। हमारे घरों के आसपास मशीनरी जो बनी होती है मेटल की बनी होती है, लोहे का यूज़ होता है, ब्रिज बना हुआ होता है, आयरन का ब्रिज बनता है। अटेंशियल हमारे घरों में बर्तन यूज़ होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे किसके बने हैं? मेटल्स के बने हुए हैं। गाड़ियाँ हमारी होती हैं, उनके स्ट्रक्चर मेटल्स के होते हैं। सैटेलाइट वगैरह जो बनता है सारे मेटल बनते हैं। तो मेटल के यूजेस अब डेली लाइफ में देखते हो। जो नॉन मेटल के यूजेस है ना, अक्सर लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। जो सांस ले रहे हैं हम, इनहेल कर रहे होते हैं जिस गैस को, ऑक्सीजन गैस जिससे हम जिंदा हैं, वो गैस क्या है? एक नॉन मेटल है। तो सबसे पहला यूज़ नॉन मेटल का तो यही है कि हमारी बेसिक लाइफ जो चल रही है, हम जो जी रहे हैं वो किसकी वजह से जी रहे हैं? नॉन मेटल की वजह से जी रहे हैं। अब नॉन मेटल्स का यूज़ फर्टिलाइज़र के तरीके से होता है खेतों में। न्यूट्रिएंट्स के लिए नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र। फिर नॉन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में, जो वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है वहाँ पे भी एज अ केमिकल नॉन मेटल्स को डाला जाता है। नॉन मेटल्स को एंटीसेप्टिक फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक के फॉर्म पे भी यूज़ किया जाता है नॉन मेटल्स को। एंटीसेप्टिक बोले तो ये मेडिकल पर्पज़ में यूज़ होता है, आपकी चोटों पे लगाने के लिए, आपके हाथ जल गए वहाँ पे एंटीसेप्टिक हम लगा देते हैं। अब लास्ट यूज़ है क्रैकर्स बनाने में, जो पटाखे फोड़ते हो ना इतने जोश से, वो कहाँ से बनता है? नॉन मेटल से बनता है। उसमें यूज़ क्या होगा? नॉन मेटल। समझ में आए यूजेस? बहुत सारे यूजेस हैं यार, डेली देखते हो आप अपनी लाइफ में। इतना क्लियर है? आगे बढ़ें। आगे हमारा लास्ट टॉपिक है एलिमेंट। एलिमेंट समझना है क्या? एलिमेंट क्या होता है? देखो क्या होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हमारे आसपास मौजूद हैं, ठीक है, उनको आप तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करने का क्या मतलब है? H2O है पानी, H2O को आप चाहो ना केमिकल प्रोसेस से, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, तो इसको तोड़ सकते हो दो अलग अलग चीज़ों में। क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये H2O जो है पानी, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। समझ में आई बात? H2O को तोड़ दिया हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ऐसे तोड़ते तोड़ते एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप किसी भी सब्सटेंस को फर्दर नहीं तोड़ सकते हो। जैसे ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को फर्दर तोड़ना चाहो तो वो कुछ बनेगा ही नहीं उससे। ध्यान से सुनना, जब आप किसी भी सब्सटेंस को फर्दर नहीं तोड़ सकते हो, किसी भी केमिकल प्रोसेस से उसको फर्दर नहीं तोड़ सकते हो, बस यही सब्सटेंस कहलाता है एलिमेंट। ऑक्सीजन को आप नहीं तोड़ सकते, हाइड्रोजन को नहीं तोड़ सकते, ये जो Fe है आयरन, इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते, तो यही सब्सटेंस क्या कहलाता है? एलिमेंट। समझ में आई बात? सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर डाउन बाय केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड एलिमेंट। अब ये एलिमेंट जो होते हैं वो बने हुए होते हैं छोटे एटम से। किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट पूछे तो क्या होगा? एटम। जैसे हमारी बॉडी जो है इंसानों की, जानवरों की, वो किससे बनी हुई होती है? सेल्स से बनी हुई होती है। बायोलॉजी में पढ़ोगे आप, सेल्स से बनी हुई होती है। सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। उसी तरीके से जो एलिमेंट्स बने होते हैं ना, वो एटम से बने हुए होते हैं। एक एक एटम जुड़ के बनाता है एलिमेंट। तो अगर आपसे पूछे कोई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट क्या है, वो है एटम। जो एक एलिमेंट होता है, एक टाइप का एलिमेंट, जैसे अगर हम कहें Fe, आयरन जो एलिमेंट है, इसके जो एटम्स होंगे ना, ये सारे सेम टाइप के होंगे। इसके जो एटम्स होंगे वो सेम टाइप के एटम्स होंगे। उसी तरीके से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे सेम टाइप के होंगे। कहने का क्या मतलब है? जो एक सैंपल होता है एलिमेंट का, वो बना हुआ होता है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से। हाइड्रोजन का एलिमेंट सेम होगा, जितने भी इसके अंदर एटम होंगे वो सेम होंगे। Fe के जितने भी एटम होंगे वो सेम होंगे। सॉरी, मैंने एलिमेंट वर्ड यूज़ कर लिया एटम के लिए, माइंड नहीं करिएगा उसको। फिर आपका है Fe हो गया,
Cu है कॉपर, इसके जो एलिमेंट्स एटम्स हैं वो सारे सेम तरीके के होंगे। समझ में आई बात? जो हमारे इन्वायरमेंट में एटम मौजूद हैं, एलिमेंट मौजूद हैं, वो हैं 94। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं हमारे एटमॉस्फेयर में? 94 है। हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 94 है। नंबर याद रखना है आपको, एग्ज़ाम के लिए नंबर याद रखना है। क्लियर है यहाँ से कॉन्सेप्ट? क्या याद रखोगे आप MCQ के लिए? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन एनवायरनमेंट विच आर नेचुरली ऑकरिंग? वो 94 है। क्लियर है यहाँ से कॉन्सेप्ट? बस यही था हमारा चैप्टर का एंड। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है क्लास 9th इंट्रेंस के लिए, जामिया और अलीगढ़ दोनों के लिए। तो इस सीरीज़ को ज्वाइन करें। डेली आपके लिए एक एक वीडियोज़ अपलोड होते हैं। डू ज्वाइन दैट सीरीज़। और इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़, these videos, please do like and subscribe. Thank you for today.